हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज 23 जुलाई 2025 हम ये सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो नए जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल से उनको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे, न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी न्यूज़पेपर जो भी आप यहाँ पे लोगो देख रहे हो, ये सारी हम रेफ़र करते हैं। जो ऑथेंटिक सोर्स है वो रेफ़र तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वही हम पढ़ते हैं। न्यूज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन यूपीएससी और एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम कवर करते हैं। एंड ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सिर्फ देखोगे 30 मिनट्स तो हो सकता है कि आपको 30% ही काम आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस न्यूज़पेपर एनालिसिस की 80% आपको काम आए एग्जाम में, तो आपको क्या करना होगा, जो मैं आपको डेली स्टैटिक वाली टॉपिक यहाँ पे बताती हूँ कि किताब खोलो एंड जाके उसे रेफर करो, तो आपको करना है। मैं यहाँ पे क्यों कॉपी पेस्ट करके वही सारी चीज़ स्टैटिक क्यों नहीं समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत रोल प्ले करती है। आप सेम चीज़ को अगर 3 जगह से पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में गड़बड़ हो जाती है कि हाँ, ये आर्टिकल 19 था या आर्टिकल 200 था, कौन सा था? हाई कोर्ट के बारे में कुछ पूछ लिया कि कौन सा आर्टिकल था। तो 3 जगह से पढ़ोगे, 3 जगह की इमेज छपती है। तो दिमाग में एक ही सोर्स पढ़ो, ठीक है। उसी सोर्स को अपने दिमाग में एज पिक्चर इमेज भी याद रखो, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व होते हैं। आपको पता है आर्टिकल 19 पहले के चैप्टर्स में थे, हाई कोर्ट बाद में हो गए, तो आर्टिकल 19 हाई कोर्ट से रिलेटेड तो हो नहीं सकता। ये हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक आपको बताती नहीं हूँ, मैं सीधा आपको बोलती हूँ कि आप कौन से किताब खोलो एंड वो चैप्टर निकालो, ताकि आपकी स्टैटिक पढ़ाई के साथ रिविजन भी होती रहे। ठीक है। हर दिन न्यूज़ में सेम टॉपिक आएगा तो मैं रिवीजन आपको यहाँ पे कवर तो नहीं करवाती हूँ, ताकि आप रिवाइज करो। नहीं तो मैं यहाँ दे सकती हूँ, बट आप रिवीजन छोड़ दोगे ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज़ स्टैटिक वाली चीज़ हम पढ़ते हैं इनडायरेक्टली, जो आप भी पढ़ोगे। ठीक है। देन रिवीजन होता है, क्योंकि हम सेम चीज़ यहाँ पे कवर नहीं करते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी नोट्स अपग्रेड होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और कभी-कभी इंटरव्यू वाले भी फैक्ट्स, टर्म्स जो भी मेंस में यूज़ हो सकते हैं और प्रीलिम्स वाले तो है ही, सारा कुछ बताती हूँ, जो आप स्टैटिक में जाके सीधा नोट्स में लिखो। और कुछ-कुछ न्यूज़ होते हैं जो प्योरली करंट अफेयर्स होते हैं, पर्सनैलिटी न्यूज़ अवार्ड, वो वाली A4 शीट एक बनाकर आप उसमें कवर कर सकते हो, ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें करोगे, बस 3 चीज़ें कर लो तो ये 30 मिनट्स ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है। ऑलरेडी बचा ही रहा है, क्योंकि जो भी न्यू फैक्ट्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ, आप वो कवर करने की चिंता तो मत करो। देन शुरू करते हैं। हमारा आज पहला न्यूज़ क्या है, हम सबको पता है, हर जगह न्यूज़, सोशल मीडिया ये चल रहा है ना, कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड ए गेजेटेड नोटिस on 22nd July announcing the immediate resignation of Vice President, that is Jagdeep Dhankar, under Article 67A of Indian Constitution, and the Rajya Sabha was formally informed during its proceeding the same day. Means हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो थे, अभी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ड्यू टू उनका हेल्थ कंडीशन। ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूज़। अभी थोड़ा जान लेते हैं कि न्यूज़ के बैकग्राउंड का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो जो राज्यसभा चेयर्ड बाय घनश्याम तिवारी, उन्होंने अनाउंस किया कि उनका रेजिग्नेशन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, डिक्लेयरिंग दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस अब से वैकेंट है। ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रॉम्प्टली एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन अंडर आर्टिकल 67। तो देखो, अनाउंस किसने किया रेजिग्नेशन, राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है। चेयर्ड बाय घनश्याम तिवारी। एक्सेप्ट किसने किया रिजिग्नेशन, प्रेसिडेंट ने। ठीक। और अंडर आर्टिकल 67, अभी लक्ष्मीकांत किताब में आज के दिन आपको स्टैटिक कौन सा पढ़ना है, पहले तो क्वेश्चन आवर पढ़ो। ठीक है। पार्लियामेंट वाली चैप्टर। देन आपको पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट की जो, सॉरी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की जो आपकी रेजिग्नेशन होती है प्रोसेस, ये तो यहाँ पे हमने ब्रीफ न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको बताया ना, लेकिन ये वाली प्रोसेस सारा पढ़ो कि रेजिग्नेशन अनाउंस, इसके अंडर जो भी फैक्ट्स है स्टैटिक। ठीक। आर्टिकल 67 वहीं पे आपको मिल जाएगा, वही आज कंप्लीट चैप्टर आप वाइस प्रेसिडेंट जाके पढ़ो। यहाँ से नया फैक्ट आता है, वहाँ ऐड करो, हो गया करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पढ़ाई।
है कि नहीं। तो जगदीप धनखड़ जी ने resignation declared on 21st July 2025 and he became the first vice president in India to resign mid term. Mid term में वो पहला वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दी। ठीक है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये वाली चीज प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में आ सकती है बोथ फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी। तो आर्टिकल 67 में हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ये पावर उनको दी जाती है बाय सबमिटिंग ए लेटर टू किसे, चेयरमैन नहीं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें लक्ष्मीकांत में वाइस प्रेसिडेंट वाली चैप्टर निकाल के पढ़ो, सब कुछ वहां दिया हुआ है। तो ये जो गेजेट नोटिफिकेशन होता है, यहाँ पे निकाला ना कि इशूड ए गेजेट नोटिफिकेशन, ये होता क्या है, ये ऑफिशियल मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स पब्लिकली। इन दिस केस इट गिव्स लीगल इफेक्ट टू द रेजिग्नेशन। तो यहाँ नोटिफिकेशन निकल गया, मतलब ये सही न्यूज है। हमें इसी इसी चीज के द्वारा, इस नोटिफिकेशन के द्वारा ही गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है इन सारी चीजों को। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट सर्व करती है एज एक्स ऑफिशियो एज द राज्यसभा चेयरमैन। तो वैकेंसी अभी हो रखी है, तो नया तो आना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन मस्ट ऑक्योर विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में आना तो है, वैकेंसी फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये न्यूज से सच ऐसा कुछ फैक्ट है नहीं इम्पोर्टेंट, बस ये वाला फैक्ट याद रखना। ये लक्ष्मीकांत में वाइस प्रेसिडेंट के साइड में लिख देना कि जगदीप धनखड़ बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया टू रिजाइन मिड टर्म, राइट। और ये सारे स्टैटिक का ही पार्ट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला न्यूज। तब दूसरा न्यूज है वर्ल्ड वॉर 2 रेलिक्स अनहर्थ इन इम्फल वेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान ये जो लोकेशन है लंगथाबल इम्फल में। ठीक है, इम्फल कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, मणिपुर है ना। वहां पे मिला कुछ रेलिक्स, यानी कुछ पहले के रस्टेड वाले शेल केसिंग, वाटर बोतल, हैंड ग्रेनेड, टीन कैन, स्पेस, ये सारी चीजें मिली है जो वर्ल्ड वॉर 2 का बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिलीव किया जा रहा है कि दिस बिलोंग टू द एलाइड फोर्सेस व्हिच हैड अ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एट चंचीपुर हिल्स। ठीक, ये क्या है, रीजन ऑफ एलाइड एनकैंपमेंट्स लॉजिस्टिक हब, द साइट ऑफ डिस्कवरी लाइज नियर बाय। अभी जो डिस्कवरी इसी के पास क्लोज टू लंगथाबल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इम्फल। बैटल ऑफ इम्फल कब हुआ था, 1944। ठीक है, ये बैटल ऑफ कोहिमा के साथ ही ये चल रही थी। दिस बैटल फॉट अलोंग साइड द बैटल ऑफ, एंड ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि जापान कि जो इंडिया की तरफ जो जापान बढ़ रही थी उससे रोका, जापानीज को यहाँ पे हमला करने से, यहाँ आने से एडवांसमेंट के लिए रोका गया थ्रू दिस बैटल ऑफ इम्फल अलोंगसाइड बैटल ऑफ कोहिमा। ठीक है, तो बैटल ऑफ इम्फल जो लड़ाई की गई थी 1944, एलाइड रेजिस्टेंस लेड बाय जनरल विलियम स्लिम अगेंस्ट जापानीज एंड आईएनए फोर्सेस। ठीक है, pivotal in turning the tide of Burma campaign. एंड इम्फल पीस म्यूजियम स्टेब्लिश 2019 को हुआ था एट माइबम लोथपाचिंग शोकेस द वर्ल्ड वॉर 2 relics and commemorates the battle of Imphal and Kohima. ये again a part of static. You should go एंड यू शुड रीड अबाउट इट बस। लेकिन वहाँ जाके जो वर्ल्ड वॉर 2 अच्छे से पढ़ो, वहाँ पे ये वाली सारी फैक्ट्स थोड़ी सी आइडिया के लिए कवर कर लेना कि बैटल ऑफ इम्फल ज़रूरी क्यों है। ठीक है, एंड ये म्यूजियम के बारे में कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए, एंड चंचीपुर हिल्स कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, ये आप थोड़ा आइडिया रख लेना। ठीक है, इसी बेसिस पे एमसीक्यू है, ज़रूर से सॉल्व करना। अब दूसरा है मिलेट्स के बारे में कि इंडिया की जो लीडरशिप है इन डेवलपिंग ए ग्रुप स्टैंडर्ड फॉर होल मिलेट ग्रेन्स, ये अप्रिशिएट किया गया ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन 2025, जो हेल्ड कहाँ पे हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम इटली में। ठीक है, तो अब सीएसई होता क्या है, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टेब्लिश किया गया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब, 1963। ऑब्जेक्टिव क्या थी कि कंज्यूमर की हेल्थ सही रहे, फेयर प्रैक्टिस हो फूड ट्रेड के दौरान। ठीक है, इसमें 189 मेंबर से इंडिया ने भी ज्वाइन किया था 1964, मतलब स्टेब्लिशमेंट होने के एक साल बाद। इसी के अंडर एक है कोडेक्स एलिमेंटरीज, ये क्या है, ये फूड कोड होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये अडॉप्ट किया जाता है सीएसई। ये तो बताने की जरूरत, एक्सप्लेन अंडरस्टूड है, जनरल लाइन है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड सेट करता है
फॉर ऑल द मेजर फूड, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, सेमी प्रोसेस्ड हो या रॉ हो, ये जगह फंसा सकता है, ओनली सेमी प्रोसेस्ड आ जाएगा, ओनली प्रोसेस्ड, रॉ भी होता है, ठीक है। एंड कवर्ड एरियाज लाइक हाइजीन, एडिटिव्स, रेसिड्यू, कंटेमिनेंट्स, लेबलिंग, इंस्पेक्शन, तो ये सारी चीजें तो देखेंगे ना, तभी तो फूड स्टैंडर्ड इसी चीजों से तो डिफाइन करेंगे। अब मिलेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्या है, मिलेट्स हमारे यहाँ श्री श्री अन्ना भी कहते हैं हम इसे, एंड ये मेनली खरीफ क्रॉप है, एंड इट बिलोंग टू ग्रास फैमिली, दैट इज पोआशे, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेस्ड ऑन ए प्रपोजल बाय इंडिया डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स इतने जरूरी क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में रिच है, ये बहुत न्यूट्रिशियस है। चावल एंड जो गेहूं, सॉरी, चावल एंड आटा जो होता है, व्हीट एंड राइस से ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ग्लूटेन फ्री विथ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, सुइटेबल फॉर सेलिएक एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये सही होता है। और मिलेट्स और भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सही है, क्योंकि इसे कम पानी की ज़रूरत होती है इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड बहुत पुअर क्वालिटी वाले सॉइल में भी ये ग्रो किया जा सकता है, तो ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। Also, the Food Safety and Security Authority of India has framed group standard for 15 type of millets, specifying 8 quality parameter, जिसमें moisture content देखकर, एक में uric acid content देखकर, एक में extraneous matter, edible grains, defects, weevil grains, ऐसे बहुत 8 पैरामीटर्स में बांटे गए हैं, एंड इसी ग्रुप सारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया कि इंडिया सही से कर रहा है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट कंटेनिंग 38.4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया से ही प्रोड्यूस होती है। एंड इंडिया ग्रोज a wide range of millet include sorghum, jowar, pearl millet, bajra, finger millet, ragi and other like foxtail, walnut, कोदो, प्रोसो मिलेट। तो ये सब नाम आ जाएगा क्या टाइप का है, तो मिलेट का ही टाइप है, तो इसलिए मैंने दिया, जिनको नहीं पता वो थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। ये साइंस एंड टेक के अंडर में भी आप लिख सकते हो, एग्रीकल्चर में भी लिख सकते हो। एग्रीकल्चर इवन ये हेल्थ के अंडर डायबिटिक पेशेंट, सॉरी, डायबिटिक पेशेंट को आप कैसे टैकल कर सकते हो, डायबिटीज अभी हो रही है, ओबेसिटी, ऐसे सारी क्वेश्चंस आ जाती है कि नहीं। तो इसमें भी आता, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इंडिया हेल्थ के लिए भी ये सारी चीजें इनिशिएटिव्स लाते हैं ताकि ओवरऑल पॉलिसी हमारी हेल्थ ओरिएंटेड भी रहे। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रिमेम्बरिंग डॉक्टर लीला गोगोई। तो स्टूडेंट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन असम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो उनको डेथ या बर्थ एनिवर्सरी दोनों में उनको ऑनर किया जाता है, क्योंकि उनकी जो रोल है असम हिस्ट्री, लिटरेचर, फोक स्टडी में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उनकी थोड़ी उनके बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर गोगोई सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एंटीक्वेरियन स्टडीज इन असम, एंड बाद में वो वाइस चांसलर ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी भी बने। उन्होंने लगभग 30 बुक्स के ऊपर उन्होंने असमिस एंड इंग्लिश में हिस्ट्री, फोकलोर, देन सोशियोलॉजी, लिटरेचर इस बेसिस पे लिखते थे, ठीक है, इन थीम पे। तो वो एक लीडिंग फिगर थे इन द स्टडी ऑफ तायोहुम हिस्ट्री भी। उन्होंने रिसर्च, उनका जो रिसर्च है वो फाउंडेशनल वर्क फॉर डॉक्यूमेंटिंग असमीज सॉन्ग और ट्रेडिशन, ये सब फाउंडेशन बना। ऑब्वियसली आप कुछ रिसर्च करते हो तो दूसरे जनरेशन के लिए वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। उनका कुछ काम है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे किताब के नाम आ जाएंगे, कुछ यही टर्म दे देंगे कि इनके साथ रिलेटेड मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, वैसा आता है। तो हिस्ट्री ऑफ टाई पीपल ये एक सब फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, अहोम डायनेस्टी के ऊपर, उनके लैंग्वेज के ऊपर, ताकि हमें जानकारी मिल सके। देन असमिया लोक साहित्य, फोक लिटरेचर जो होता है, ओरल ट्रेडिशन, लोकल नॉलेज, लोकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सके। तो ही इज फर्स्ट टू क्लासीफाई असमीज फोकलोर इनटू सिस्टमेटिक एकेडमिक कैटेगरीज। देन बुरंजी स्टडीज, हिस्टोरिकल जो क्रॉनिकल्स होते हैं जो अहोम कोर्ट ऑफिशियल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता था, तो ये एक फर्स्ट हिस्टोरियन है जिन्होंने सिंथेसाइज किया अहोम बुरंजीज विद ब्रॉडर इंडियन हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें क्या करता है कि वर्नाकुलर हिस्ट्री एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो उनको अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि लिटरेरी अवार्ड फ्रॉम साहित्य अकादमी वगैरह, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी न्यूज वाला जो E4 आप मेंटेन करते हो वहाँ पे ये मेंशन करना। देन नेक्स्ट न्यूज जो है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में दो भाइयों ने एक ही विमेन से शादी की, ठीक है। तो वो कौन सी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, दैट इज द हट्टी ट्राइब।
तो हट्टी ट्राइब क्या होता है, कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर में वो रहते हैं। तो उनकी जो ये नाम है हट्टी कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग क्रॉप्स एंड मीट एट लोकल हार्ट्स। तो हार्ट से हट्टी आया, ठीक है, मार्केट प्लेसेस। इनकी दो क्लेन होती है, एक है ट्रांसगिरी जो हिमाचल प्रदेश में रहता है एंड एक है जौसर बवार जो उत्तराखंड में। एंड उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया अगस्त 2023 में, रिसेंटली दिया गया, ठीक है। तो ये पॉलीएंड्री के अंडर आता है। पॉलीएंड्री को लोकल लैंग्वेज में वो जोड़ीदारा एंड जसदा भी कहते हैं, जहाँ पे ब्रदर जो होते हैं, दो भाई एक ही विमेन को शादी करते हैं। तो ये क्यों किया जाता था उनके कल्चर के हिसाब से कि लैंड में बंटवारा नहीं हो, जमीन में बंटवारा नहीं हो दो भाइयों के बीच, क्योंकि बीवी एक ही है कि नहीं। तो फैमिली यूनिटी बनी रहे। तो ये तो कॉमन नहीं है आजकल, लेकिन ये उनके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है उनके कम्युनिटी में। वैसे तो पॉलीएंड्री इलीगल है हमारे इंडियन लॉ में, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू लॉ है उन्होंने ये इनके ट्राइब के ट्रेडिशन को जिंदा रखा, अलाउ किया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आपकी ये कस्टमरी ट्राइबल लॉ के अंडर आता है, ठीक है। तो ये हट्टी कम्युनिटी जो है ये गवर्न बाय ए लोकल बॉडी कॉल्ड खुम्बली, ठीक है, जो उनकी सोशल इश्यूज एंड कम्युनिटी डिसीजंस लेते हैं। तो ये खुम्बले टर्म याद रखना, ये सारे क्लैंस याद रखना। एग्जाम्पल में ट्राइब का नाम आ जाता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो यू शुड नो इट, ठीक है। कि पॉलीएंड्री तो वैसे तो इलीगल है, लेकिन कस्टमरी ट्राइबल लॉ हिमाचल प्रदेश अलाउ करती है, ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है आज फैक्ट इन न्यूज, वो ये है कि पहले तो देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है कि हाँ आप मतलब सबमिट करो क्या प्रोसीड्योर अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर सब फॉलो किए हैं ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज। तो अब ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो कभी कभी पता नहीं होता। ये एक होता है कि आप किसी ब्रिज बना रहे हो, कुछ बनाने के चक्कर में आप एक ट्री को उखाड़ रहे हो, लेकिन उसको फिर रीप्लांट कर रहे हो दूसरे लोकेशन में, ताकि डिफोरेस्टेशन ना हो। आप उसके बदले उसकी बस जगह चेंज कर रहे हो, बट आप पौधे को बचा रहे हो। तो इकोलॉजिकल डैमेज को कम करने को ही ये सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ हमें ट्रांसलोकेट करनी पड़ती है। इसी के साथ एक टर्म आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके स्टैटिक में एक चैप्टर ही है, वो जाके आज एक बार पढ़ लेना। ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस, कोई भी प्रोजेक्ट के चलते इन्वायरमेंट में कितना लॉस हो सकता है, ये सारी चीजें स्टडी करता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेगुलेट करता है with respect to deforestation and diversion of forest land for non forest purpose, कि हम डिफोरेस्टेशन काट रहे हैं तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस कुछ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन, तो ये सारी ये एक्ट रेगुलेट करता है। तो ये वाला स्टैटिक एनवायरनमेंट की किताब खोल के देखो। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इन तमिलनाडु गोवर मान तिरुमुल तिरुमुलबर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस reinforce that ecological protection under आर्टिकल 21। तो ऑब्वियसली राइट टू आपको खुली सांस में अच्छा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन आपको मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, तो वो आपके राइट टू लाइफ के अंडर ही मान सकते हो। तो आर्टिकल 21 में तो कभी आए कि इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल के अंडर हम मान सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 21। तो ये वाली केस स्टडी, ये वाली केस आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इन केस ऑफ इन्वायरमेंट वाला जो भी क्वेश्चन मेंस में आता है तो आप लिख सकते हो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये वाला केस, ठीक है। ऑल्सो ये वाला फैक्ट एक न्यूज में था कि 60% जो हैंडलूम वर्कर है इंडिया में वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो थेंजुअल मिजोरम नोन फॉर ट्रेडिशनल मिजो पुआन वीविंग विद अ मेजर प्रोडक्शन ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे हैंडलूम के लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिया जाता है। तो ये मिजोरम में ये जगह रहता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखो। याद कैसे रखोगे, आइजोल थेंजुअल, तो मिजोरम वैसा आप याद रखो, ठीक है, नाम से लास्ट से। देन चीता री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चीता लॉन्च कब हुआ था, 2022। क्यों, ताकि हम री इंट्रोड्यूस कर सके चीतास को इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हो गया 1952 से। इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपको, देन मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इम्प्लीमेंटेशन दो फेज में होता है। फेज 1 में ट्रांसलोकेट किया गया था चीतास को नाम्बिया से इन साउथ अफ्रीका टू कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और फेज 2 में चीतास को केनिया से लाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी सिमिलर हैबिटेट है। ट्रांसलोकेट कहाँ किया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। एंड इसलिए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इम्प्लीमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। देन हमारा आज का दूसरा जो एडिटोरियल लास्ट हमारा न्यूज़ है, इट्स अबाउट इंडियाज न्यूट्रिशन रिवोल्यूशन। ये कहता है, ऑथर यहाँ पे कहता है कि आज असम ट्रिब्यून में पर्सनैलिटी के ऊपर एक आया था, दैट इज जो हमने अभी पढ़ लिया था,
गोगोई जी के बारे में, वो हमने कवर कर लिया न्यूज़, ठीक है। बाकी जो एक आया एविक्शन का एडिटोरियल, वो हमने ऑलरेडी कवर किया। एज सच उतनी नई इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं। ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो, ठीक है। सेम चीज़ अगर नया फैक्ट होता तो मैं बता ही देती, या फैक्ट्स इन न्यूज़ में आने वाले दिनों में आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ये कहता है कि देखो, इंडिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, ठीक है, लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वाली कंट्री है, बट कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ डिटेरियोरेट कर रही है, वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा है। क्यों ये पैराडॉक्स, क्यों कि बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज है बट फिर भी बीमारी भी यहाँ पे है, कि खाने का सामान है बट कमजोर भी आप ही हो। क्यों ये पैराडॉक्स? क्योंकि देखो, फूड सरप्लस तो है, लेकिन सॉयल कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन एंड राइजिंग केमिकल इम्बेलेंस बढ़ने के चक्कर में फूड सरप्लस होके भी बहुत सारी चीजें हम पीछे हो रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो है, लेकिन वो सिर्फ कैलोरी रिच में फोकस करता है, न्यूट्रिएंट पुअर ग्रेन्स में वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर आपने देखा होगा ना, चावल और आटा ही देते हैं, तो न्यूट्रिएंट तो पुअर, न्यूट्रिशन तो पुअर ही रह जाता है। एमएसपी प्रोक्योरमेंट इंश्योर फार्मर इनकम, लेकिन ये सिर्फ मोनोकल्चर ही लीड करता है, ये सॉयल एंड डाइटरी डाइवर्सिटी ये सब में फोकस नहीं करता, सिर्फ हाँ इनकम में ही फोकस कर रहा है, तो ये मोनोकल्चर ही प्रोड्यूस कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाँ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमने ओवर यूज करना चालू कर दिया केमिकल, इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए सॉइल की हेल्थ बिगड़ रही है कि नहीं, और इग्नोर कर रहे हैं इसेंशियल माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तब कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? वही प्रोडक्टिविटी घट रही है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट फार्मा को कम हो रहा है कि नहीं। देन 70% ऑफ इंडियन लैक लैकिंग करते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक होता ही नहीं है उनका, क्योंकि पीडीएस में तो हम देख रहे हैं चावल और आटा ही दे रहे हैं, बाकी तो क्या चीज, वो तो वीक हो रहा है ना। तो इससे इंडिया की लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इफेक्ट तो हो रही है, वीक हो रही है। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखें, जहाँ पे हम प्रमोट करें क्या चीज़, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर, जिंक, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें करें। डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न, हम कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड सब करें, ताकि ये सब भी हम पीडीएस में इंक्लूड करा सकें। न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन गोल्स भी हम कोरिलेट कर सके, ठीक है। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिफॉर्म करें, घुमा फिरा के एक ही बात है, ताकि हम न्यूट्री सीरियल्स एंड पल्सेस भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों तक पहुंचा सके, ना कि सिर्फ आटा और चावल, ठीक है। देन इंसेंटिवाइज सोशल सॉयल हेल्थ कट, कि हम सही से न्यूट्रिएंट की डायग्नोसिस करें, साइंटिफिक फर्टिलाइजेशन फार्मा को सिखाए, अवेयरनेस दे कि ये सारी कैसे फ़ायदा लाती है। एंड एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस, कि क्लाइमेट रेजिलियंट जो सारी चीज़ें होती है जिसमें कम पानी लगता है, या लो इनपुट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे मिलेट को उगाए, ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इंडिया के पास तो एबंडेंस तो है, लेकिन न्यूट्रिशनल एडुकेसी एंड सॉइल सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब हम बैलेंस फर्टिलाइजेशन, एग्रो इकोलॉजी और इंक्लूसिव फूड सिस्टम को बढ़ावा देंगे, उसके लिए हम अगर स्टेप्स लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़, ठीक है। आज जितना न्यूज़ इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर किया। असम ट्रिब्यून में और भी न्यूज़ थे आज, लेकिन वो टॉपिक आप देख लेना, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जो कवर कर लिया, नए फैक्ट नहीं है, तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंड तभी तो मैं बोलती हूँ कि रिविजन करो, मैं आपको रिवीजन करने का स्पेस इसलिए देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम चीज़ में मैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेम चीज़ उठा के, सेम न्यूज़ है वही पीपीटी यहाँ चिपका दूंगी, बट व्हाट्स द यूज, आप यही से देखोगे, आप खुद जाके एक बार देखोगे नहीं। तो खुद से जो पढ़ लिया, अगर आप वन नोट में नोट बना रहे हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप मेंटेन कर रहे हो, वो मैंने क्यों बोला आपको, खुद से मेंटेन करो। तो 2 मिनट 5 मिनट का काम है, खुद से जब मेंटेन करोगे ना, दिमाग में ज़्यादा याद रहता है, कुछ चीज़ें स्पून फिट से भूल जाता है, ठीक है। तो रिविजन जाके करो, ताकि आपको याद रहे, एंड एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स तो मिल जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।